चलिए, तो आज हम एक रैबिट रिवीजन सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज एक बड़ा रिवीजन सेशन में रखा हूं और इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं, आज देखता हूं कौन कितना प्रश्नों का उत्तर देता है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। और हो सकता है कि हर हफ्ते अब हम लोग एक महामैराथन सेशन लेकर आए, जिसमें जैसे हम लोग याद होगा कि करीब 3.5 घंटे का सेशन लिया था 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को लास्ट दिन 2025 का लास्ट डे। आपको याद होगा मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोल के सेशन का अंत किया था और करीब 131 क्वेश्चन हम लोग किए थे 3.5 घंटा में। तो अगर 131 क्वेश्चन डिस्कशन के साथ हम लोग करते हैं तो मतलब मान के चलिए कि 260 क्वेश्चन हम लोग 6 घंटा में कर लेंगे, डिस्कशन करेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा कम करें, रिवीजन टाइप का हम लोग रखें, तो करीब अगर 260 कर दिए तो हम लोग उसको कर सकते हैं आराम से 300-350 क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे कि 6 घंटे का सेशन हर हफ्ते रखा जाए, क्योंकि जो 35,000 क्वेश्चन का लक्ष्य वो पूरा होगा तभी। तो भैया अब हम लोग हफ्ते में एक दिन करीब 350 क्वेश्चन का सेशन रखेंगे, थोड़ा कम डिस्कशन और तेजी से रिवीजन। तो 3.5 घंटे का सेशन हम लोग रखेंगे हर हफ्ते। और आप लोगों को हम कभी भी ये मैं आपको शेड्यूल कर दूंगा, फ्राइडे या सैटरडे में रहेगा हमेशा। और हो सकता है कि कल या परसों में एक दिन हम लोग महा रिवीजन सेशन रखेंगे। मतलब इसके लिए बिहार दरोगा के लिए हम लोग एक दरोगा के लिए स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि उसका प्रचार प्रसार कर दीजिए। आप हाई मैनेजमेंट के लोग कल आप एक बार महा मैराथन बिहार दरोगा के लिए लगाएंगे, जिसमें हम लोग दरोगा स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। दरोगा का जितना प्रीवियस पेपर है वो कंप्लीट करेंगे और बीपीएससी में आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो कल एक महा मैराथन होगा, महा रिवीजन होगा स्पेशल फॉर दरोगा। पर आपका जो टाइमिंग है 9 बजे वाला, ये नहीं जाएगा कहीं और, इसको हम 9 बजे ही रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग दरोगा के लिए लाते भी हैं तो शाम को 5 बजे से ला देंगे। शाम को 5 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक, और 9-9:30 से आपका सेशन जो चलता है इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। कल दरोगा के लिए हो सकता है कल या परसों, 2 दिन देखते हैं, कल नहीं हो पाएगा तो परसों हम लोग दरोगा के लिए एक महा रिवीजन, एक महा सेशन लेकर आ रहे हैं। और कोई कितना भी क्वेश्चन करा ले, मैं जो दरोगा का 350 प्रश्न कराऊंगा, टारगेट यही रहेगा कि 350 क्वेश्चन का डिस्कशन करा के करें तो कम से कम उसमें से 70-80 सवाल एक वीडियो से 70 से 80 सवाल लड़ जाए, ये हमारी कोशिश होगी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। 460 लोग जुड़े हो, 460 लाइक चाहिए मुझे, 267 लाइक से काम नहीं चलेगा। 460 लाइक कर दो। बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो भैया बंगाल में दोहरा शासन या द्वैध शासन की व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसकी थी गुरु? तो लॉर्ड क्लाइव की थी। लॉर्ड क्लाइव याद रखिएगा। लॉर्ड क्लाइव ये वही लॉर्ड क्लाइव है जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना। थोड़ा स्पीड में करेंगे आज हम लोग। आज देखते हैं 40 प्रश्न कितना तेजी से होता है। और एक बात और बताएं, आप सभी का कमेंट भी, हमारे मैनेजमेंट के व्यक्ति यहीं बैठे हैं, पहला कमेंट जिसका आएगा अगले प्रश्न से आप ट्रेस करते रहिएगा, उनका नाम बोलेंगे, सबका उत्तर आना चाहिए। गुरु शुरू के 10 लड़कों का नाम हम बोलेंगे। बंगाल में द्वैध शासन लगाया लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को कल ही बताया था, इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं। इसी के समय 1757 में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का लड़ाई हुआ। बंगाल में नादिया जिले में एक स्थान है पलासी। बंगाल के नादिया जिले में पलासी नामक स्थान पर 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। लॉर्ड क्लाइव और किसके बीच? लॉर्ड क्लाइव और किसके बीच हुआ गुरु? तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें मीर जाफर नामक सेनापति ने धोखा दे दिया। मीर जाफर क्लास एंड टेस्ट सीरीज, चलिए सब चल रहा है गुरु, चलता रहेगा, टेस्ट सीरीज भी चलेगा। और टेस्ट जो प्रॉब्लम हो रहा था एप्लीकेशन के ऊपर, अगर एप्लीकेशन के ऊपर जो टेस्ट में प्रॉब्लम चल रहा था, आज रात 2 बजे के बाद सब सही हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ गया था एप्लीकेशन में, इस वजह से दिक्कत हुआ। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के बारे में इतना ही जान जाइए। लॉर्ड क्लाइव भारत में क्लर्क के पद पर आया था। 3-4 ही क्वेश्चन आता है। लॉर्ड क्लाइव भारत में किस पद पर आया? क्लर्क के पद पर आया। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ 1757 में, इतना याद कर लीजिए। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया, पर क्वेश्चन आता बंगाल से
द्वैध शासन को हटाया किसने था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। लिखिए, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने लगाया, लेकिन हटाया किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न जवाब मैनेजमेंट के व्यक्ति देखिएगा कि भैया अगला प्रश्न जो है उसका उत्तर पहले कौन सही देता है, पहले कौन सही उत्तर देता है, जवाब मैं देख लूं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा किया गया? 1784 में, जिस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो भारतीय धर्म ग्रंथों का, भारत के जो धर्म ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। इसकी स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है सी। किसने सही उत्तर दिया है जरा देखिए, सर विलियम जोन्स। पहला उत्तर कौन सही दिया है? रोहन जी, आशिक रोहन है। आशिक रोहन ने सबसे पहला उत्तर दिया है। दूसरा उत्तर कौन दिया है गुरु? वॉरेन हेस्टिंग्स सही उत्तर नहीं, सी सही उत्तर। अमित कुमार, दूसरा सही उत्तर है अमित कुमार जी का। उसके बाद तीसरा सही उत्तर है नंदिनी कुमारी का। गुलशन कुमार जी उसके बाद सही उत्तर दिए हैं। भैया आशिक रोहन जी आपका देख लिया मैं कमेंट। इसके बाद सही उत्तर कौन दिया, जल्दी दिखाइए। हाँ, केवी क्लासेज भी सही उत्तर दिए हैं। उसके बाद क्यू क्या है न, गौतम कुमार जी सही उत्तर दिए हैं। उसके बाद अंजलि रॉय ने सही उत्तर दिया है। दिशु जी भी सही उत्तर दिए। चलिए 10 लोगों का नाम पढ़ ले। गुप्ता ब्लॉग, ये भी सही उत्तर दिए हैं। भैया सर विलियम जोन्स, इसमें समय नहीं खाएंगे, टॉप 3 बच्चों का ही नाम लेंगे। सबका उत्तर आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। सर विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर था तो जरूरत पड़ी कि भैया भारत के धर्म ग्रंथों का यदि हम सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो आसानी से भारतीयों के बारे में समझ पाएंगे, भारतीयों की मानसिकता समझ पाएंगे। इसीलिए भारत के धर्म ग्रंथों को जानना जरूरी है। तो भारत के धर्म ग्रंथ चूंकि उस समय संस्कृत में थे तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। इसी के तहत भारत के धर्म ग्रंथों का किसमें किया गया? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। नोट कर लीजिएगा, सर विलियम जोन्स 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। टॉप 3 का ही नाम लेंगे क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 3 का ही नाम लेंगे। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलेजली ने किया था। और कब किया था, यही क्वेश्चन है भैया, कब किया? देखते हैं इसका उत्तर, सही उत्तर कौन देता है। सभी लोग उत्तर देंगे, पर सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो। किसने दिया भैया? इसका सही उत्तर मैं बताऊंगा बाद में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बना, किसके लिए बना? तो ब्रिटेन से जो अधिकारी आते थे उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए। ब्रिटेन से कोई आता था पदाधिकारी तो उसको भारत में हिंदी नहीं आती थी, बंगला, तमिल, तेलुगु नहीं आती थी। तो अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड विलेजली ने बनाया था 1800 में। कौन सही उत्तर दिया? बी आंसर, बी इज द राइट आंसर। पहला बी उत्तर किसका आया है भैया? नादिर जी का। नादिर जी इस बार टॉप कर गए हैं। दूसरा बी उत्तर किसका आया है? दूसरा बी उत्तर कहाँ आया है? अंजलि का आया है। अंजलि का आया है। नादिर के बाद अंजलि ने सही उत्तर दिया है। तीसरा उत्तर सही कौन दिया है? बी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1800, नादिर और अंजलि अभी टॉप कर गए हैं आप। 1800 में किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया गया? ब्रिटेन के पदाधिकारी जो ब्रिटेन से आते थे उनको अंग्रेजी खाली आती थी। अब भारत में शासन करना है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो ब्रिटिश अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड विलेजली ने बनाया था। ये वही लॉर्ड विलेजली है जिसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है। भारत में सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड विलेजली को। लॉर्ड विलेजली ने सबसे पहले किसके साथ किया था सहायक संधि? लॉर्ड विलेजली ने सबसे पहले किया था किसके साथ सहायक संधि? भैया हैदराबाद के साथ। ये भी नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड विलेजली खुद को बंगाल का शेर कहता है और अखबारों पर, न्यूज़पेपर पर पहली बार सेंसरशिप किसने लगाया? लॉर्ड विलेजली ने लगाया था। नोट कर लीजिए। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए राजपूताना से संबंध स्थापित करने हेतु चार्ल्स मेटकॉफ को राजस्थान भेजा? राजस्थान के छोटे छोटे जो राजवाड़े थे, राजा महाराजा थे, उनसे बात करने के लिए किस गवर्नर जनरल ने भेजा था? चार्ल्स मेटकॉफ को कि जाइए और उन राजाओं से बात करके हमारा रिश्ता सही कीजिए। इसका सही उत्तर जिसने दिया होगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। लॉर्ड हेस्टिंग्स।
लॉर्ड हेस्टिंग्स बी। किसने दिया ए आंसर? जिसने भी दिया ए आंसर उसका सही है। आदित्य राज पहला आंसर आया है, आदित्य राज का पहला उत्तर है। दूसरे नंबर पे ए कौन दिया है? कोई नहीं दिया। आदित्य राज ही लगते हैं कि है, केवल केवल आदित्य राज ही है क्या केवल भाई? सब लोग बी आंसर दे रहा है। सीधे नीचे आइए, आदित्य राज। भैया आदित्य राज केवल ए आंसर दिए हैं। चलिए आदित्य राज जी, एक और व्यक्ति है नादिर, नादिर जी, नादिर जी भी ए आंसर दिए हैं। बाकी सब लोगों का भी ए आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। मैं बताऊं कि भाई राजस्थान में जितने भी राजवाड़े थे, राज हम तुरंत आंसर बता देंगे। पहला उत्तर जो देगा आपको हम इशारा कर देंगे, रोक के रखिएगा। भैया बता दूं कि राजस्थान के राजाओं से अच्छे संबंध बनाने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भेजा था कि जाइए उन राजवाड़ों से, उन राजाओं से बात कीजिए। किसको भेजा था? चार्ल्स मेटकॉफ को। कौन भेजा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वही लॉर्ड हेस्टिंग्स है जिसके शासनकाल में भैया 1614, जिसके शासनकाल में 1814 से लेकर 1816 तक एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था आंग्ल नेपाल युद्ध। भैया आंग्ल नेपाल युद्ध किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज और नेपाल के बीच, अंग्रेज और नेपाल के शासक के बीच एक लड़ाई हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध। 1814 से 1816 तक चला। 1814 से 1816 तक एक लड़ाई चली, आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसका अंत हुआ सुगौली की संधि से। सुगौली की संधि किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुआ। भैया ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुआ 1816 में। ऐसे 1816 में सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। यानी आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला। इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स समय हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही, नोट कर लीजिए, अंतिम मराठा युद्ध, तीसरा मराठा युद्ध भी हुआ। अंतिम मराठा युद्ध बोलो या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ किसके बीच? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश वो आ जाता है। चलिए आ गया, कहीं जाने का नहीं। सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। आ गया सेशन में भैया। किस हो गया? तो वारंट लॉर्ड हेस्टिंग्स समय क्या क्या हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध सुगौली के संधि से बंद हुआ। भैया आंग्ल मराठा युद्ध हुआ अंतिम, जिसमें पेशवा के पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे दिया गया। पूरे मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। चलो भैया मैं कह रहा हूं लॉर्ड हेस्टिंग्स का वही काल था जिसमें चार्ल्स मेटकॉफ को राजस्थान में राजपूतों से बात करने के लिए भेजा गया था। चलिए आगे आइए। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के कार्य में एक विधि सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। भैया एक विधि सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। भैया एक विधि सदस्य, इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। भैया किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक लॉ मेंबर बनाने की बात की गई? इसका सही उत्तर दीजिए। किसका सही उत्तर? अभी अभी तो क्वेश्चन आया है, तो नीचे आइए, उसमें ना पता चल। नीचे 5वां क्वेश्चन है ये। हाँ 5वां का सी कौन दिया है पहले? संजीव कुमार। संजीव कुमार, संजीव कुमार लिखे हैं अपना नाम बगल में। संजीव कुमार ने सही उत्तर दिया है। आदित्य राज ने भी सही उत्तर दिया है। 2 नाम सही है, बहुत हो गया भैया इसका सही उत्तर होगा 1833। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, आने दीजिए कमेंट। अब 1833 का चार्टर एक्ट, अब एक नाम पढ़ेंगे, 2 नाम नहीं पढ़ेंगे, टाइम बहुत लगता है। 1833 का चार्टर एक्ट है। कंपटीशन जागृत कीजिए अपने अंदर। सही उत्तर देने का पहला सही उत्तर जो देगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर आज। चलो गुरु, चार्टर एक्ट 1833 के तहत पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य, एक लॉ मेंबर अपॉइंट करने की बात की गई। भारत का पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। भारत के यानी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में पहला विधि सदस्य किसे नियुक्त किया गया? गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में पहला विधि सदस्य नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले वही व्यक्ति है जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक पूछा जाए तो लॉर्ड मैकाले। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में पहला विधि सदस्य कौन था? तो पहला विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले। यही मैकाले को हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं। आगे आइए नेक्स्ट। नहीं फील अच्छा हो रहा था। चलिए आगे आइए भैया, नेक्स्ट आ जाओ। भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? जल्दी बताओ। भारत में पहली बार
टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? थोड़ा तेजी से चलिए। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ, समुद्री क्या? हाँ, गोपाल और अंजलि ने सही उत्तर दिया पहले। इसमें गोपाल और अंजलि का सही उत्तर आया था पहला। चलिए और कमेंट आने दीजिए। मैं बता रहा हूं कि लॉर्ड डलहौजी के समय पहला टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच किसके समय शुरू हुआ, तो भैया सर जॉन लॉरेंस। नोट कर लीजिए, सर जॉन लॉरेंस के समय, सर जॉन लॉरेंस के समय भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा, सर जॉन लॉरेंस के समय भारत का पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ। समुद्री टेलीग्राफ पूछे पहली बार कब शुरू हुआ, तो सर जॉन लॉरेंस। और केवल टेलीग्राफ पूछे तो पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय। ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिसके समय पहली बार हड़प नीति अपनाया गया। हड़प नीति का मतलब होता है जिस राजा के जिस जमींदार के कोई संतान नहीं, उसको गोद लेने की मनाही थी। अगर वो जमींदार गोद लेता है तो गुरु गोद लिया हुआ बच्चा को मान्यता नहीं देंगे। वो राजा मरेगा, गोद लिया हुआ बच्चा छटपटाते रहेगा, पर उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। उसकी पूरी संपत्ति ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी। जिस राजा के कोई संतान नहीं, उसको गोद लेने की मनाही थी। गोद लोगे भी तो उस बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। आपके मरने के बाद आपकी पूरी संपत्ति ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हड़प नीति। हड़प नीति अंग्रेजी में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी के तहत, या राज्य अपहरण नीति भी बोलते हैं इसको, राज्य अपहरण नीति, इसी के तहत हड़पे गए। हड़प नीति के तहत हड़पा गया। पहला राज्य था सतारा। भैया पहला राज्य पूछा जाए, हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? सतारा। 1856 में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया गया। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया। कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी गई लॉर्ड डलहौजी के समय ही। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार विद्युत विभाग यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बना। भारत में पहली बार विद्युत विभाग किसके समय बना? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बना। भारत में पहली बार PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग भी लॉर्ड डलहौजी के समय बना। लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार डाक टिकट, पोस्टल स्टाम्प जारी किए गए। लॉर्ड डलहौजी के समय ही पहली बार पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन चला। थाने से बंबई के बीच 33.66 किलोमीटर, थाने से बंबई के बीच पहला पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चला। ये लॉर्ड डलहौजी के समय दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आंग्ल मतलब अंग्रेज। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों और सिख साम्राज्य के बीच दूसरा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय पहला टेलीग्राफ शुरू हुआ। लेकिन पहला समुद्री टेलीग्राफ पूछे तो सर जॉन लॉरेंस। याद रखिए दोनों बात। आगे आ जाओ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रेस को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा भैया? मैं आपको बता देता हूं सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं 996 लोग जुड़े हैं, 700 लाइक है। सेशन को लाइक कर दो, जितना भी खराब नहीं पढ़ाता। और कल या परसों में से किसी एक दिन हम लगभग 7 से 8 घंटे का बिहार दरोगा का मैराथन लेंगे, जिसमें कम से कम 500 से ऊपर सवाल कराएंगे और 500 में से 60 प्रश्न एकदम लड़ जाने की गारंटी देंगे गुरु। 500 अब एक सेशन से 7 घंटे पढ़ के अगर 100 में 60 को क्वेश्चन लड़ जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया कोई बात हो सकता है क्या? 60 हम लड़ा देंगे। अब बाकी आप भी तैयारी किए होंगे तो 10-20 आप कर लीजिएगा। मैं जानता हूं कि बिहार दरोगा पीटी का जो पीटी का मेरिट है वो मुझे लगता है 75 से ज्यादा कभी गया ही नहीं है। 75-77 से ज्यादा प्रीलिम का मेरिट नहीं जाता है, क्योंकि मेंस भी होना है। इसीलिए आप मान के चलिए कि आप जब बहुत ज्यादा जाएगा मेरिट तो 75 जाएगा, 77 जाएगा। इससे ज्यादा बिहार दरोगा का पीटी का मेरिट नहीं जाना है। इसलिए भैया याद रखिए, कल या परसों में हम 7 घंटे का सेशन लेकर पूरा बिहार दरोगा का महामैराथन करके मिनिमम 60 क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी दे देंगे गुरु। याद रखिए, उसमें पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी सब कंप्लीट कर देंगे। पूरी करंट भी डाल देंगे उसमें 200-300 क्वेश्चन। चलिए भैया, बस सेशन को लाइक कर दीजिए, उसको आप लोग भी देखिएगा।
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, किसने जवाब दिया था जी? पहला दूसरा बताइए भैया। राज, चलिए मोनिका सही उत्तर पहला भैया। मोनिका सही उत्तर दी है। नादिर जी भी सही उत्तर दिए। मोनिका, नादिर और फैक्ट, ये तीन प्रश्नों, तीन लोगों का उत्तर आया है। 66% लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलिए भैया आगे आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ गुरु। चार्ल्स मेटकॉफ को बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसके सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है गुरु। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? तो भैया चार्ल्स मेटकॉफ को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसियों को उद्यान भोज दिया था? भैया कांग्रेस के किस अधिवेशन में उद्यान भोज, कांग्रेस के किस अधिवेशन में उद्यान भोज दिया था? लॉर्ड डफरिन ने सभी कांग्रेसियों को उद्यान भोज दिया। कौन सही उत्तर दे रहा है? जल्दी बताओ, सही उत्तर किसका आ रहा है? जल्दी बताओ गुरु। किस कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसमें, आपको पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था पहला सेशन। दूसरा सेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में, और उसी सेशन में कांग्रेसियों को पार्टी दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बन गया तो अब हमें भारत में शासन करना आसान होगा, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी, नहीं जानता था अंग्रेज, जिस कांग्रेस पार्टी को हम पार्टी दे रहे हैं, उद्यान भोज, गार्डन पार्टी दे रहे हैं, गार्डन में बैठा के खिला रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी एक दिन हमें भारत से जाने का कारण बनेगा। वही कांग्रेस पार्टी हमारे जी का जंजाल बन जाएगा। ये बात अंग्रेजों को नहीं पता था। बाद में कर्जन, आपको याद होगा, कर्जन जब गवर्नर बन के आया तो उसने कहा भी कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। वही अंग्रेज एक समय में पार्टी दे रहा था, डफरिन नाम का अंग्रेज, और वही लॉर्ड कर्जन जब आया तो 10-20 साल में पता चल गया कि कांग्रेस जो है हमारे लिए क्या बन के आया है, काल बन के आया है। और अंत में कांग्रेस को मिटने का, कांग्रेस के मर जाने का, खत्म होने का सलाह लॉर्ड कर्जन देने लगा। आपको पता है ना भाई? तो लॉर्ड डफरिन के समय जब कांग्रेस बना तब उस समय गवर्नर वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। किसने सही उत्तर दिया पहला भाई? दूसरा में था, दूसरा में सब सी आंसर दिया है, कोई भी नहीं दिया। तो जो दिया उसका नाम बताइए ना पहला। बहुत भी दिख रहा है हमको, नीचे तुम चले जा रहे हो। ऊपर में भी है, का भी है, और भी है, ऊपर का भी है, देखिए। हाँ क्या है, इपिक्टॉन्स दिए हैं भैया। नाम तो सही रख लो यार। चलिए भैया मैं बता दूं कि ये वही कांग्रेस है, छोड़िए वही भाई, सुन लो ध्यान से, ये वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने भाग लिया, और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 436 लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वैसे पुणे में होना था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वैसे होना था पुणे में, पर हुआ कहाँ? बंबई में। नोट कर लीजिए, होना था पुणे में पर हुआ बंबई में, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था, इसीलिए पुणे में न होकर कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। एओ ह्यूम की जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखा था। एओ ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव थे। एओ ह्यूम 1857 के क्रांति के समय इटावा के मजिस्ट्रेट थे। एओ ह्यूम 57 के क्रांति के समय इटावा के मजिस्ट्रेट थे। नोट कीजिए, बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को बार लाइक कर दो, लाइक बटन दबना चाहिए भैया। एओ ह्यूम 1857 के क्रांति के समय इटावा के मजिस्ट्रेट थे। एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम थे और लगातार 22 साल तक वो कांग्रेस के महासचिव रहे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज या ईसाई या यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस के कुल मिला के 4 अंग्रेजों ने
5 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 4 अंग्रेजों ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने अंग्रेजों ने की है? 4 अंग्रेजों ने की है। कितनी बार? 5 बार किया है। जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब, सर हेनरी कॉटन, यही 4 नाम है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। भैया कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में। कांग्रेस में पहली बार जन गण मन गाया गया 1911 में। कांग्रेस में पहली बार झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया 1938 में। कांग्रेस में पहली बार स्वराज की मांग की गई 1906 में। कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 में। सब बता चुका हूं। कांग्रेस में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया 1926 में। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस का संविधान किसने लिखा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास यानी कि ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखा? कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? तो आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? तो रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त ने लिखा आर्थिक इतिहास। कांग्रेस का पहली बार संविधान किसने बनाया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस का स्थापना होगा इस बात की जानकारी पहली बार किस न्यूज़पेपर ने दिया था? द हिंदू। कांग्रेस की स्थापना होगी इस बात की जानकारी पहली बार किस अखबार में छपा था? तो द हिंदू अखबार में छपा था। चलिए सब याद रखिए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए और दूसरे अधिवेशन में 436 लोग भाग लिए। इन सब को लॉर्ड डफरिन जो उस समय का वायसराय था पार्टी दिया था गार्डन में बैठाकर। चलिए कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेजों ने की है? चलिए बता दिया मैंने। कांग्रेस के, इसका उत्तर बताइए जल्दी से बताइए इसका उत्तर जल्दी बताओ गुरु। कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेजों ने की है? अभी मैंने जस्ट जिक्र किया है। अभी मैंने जस्ट आपको जिक्र किया है गुरु। सबसे पहला उत्तर किसने दिया? राजा। क्या लिखो? राजा श्रीवास्तव। चलो गुरु भैया पहला उत्तर इन्हीं का है। दूसरा उत्तर किसका है? जेसी। नीचे आइए। कैसे ऊपर चला जा रहा है? पुराना देख रहे हो? पुराना वाला आंसर देख रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। इतना दिमाग न लगाना है। अब किसी का नाम नहीं पढ़ेंगे, जाने दीजिए। अब उत्तर आप लोग दीजिए, नाम पढ़ने कोई मतलब नहीं है, तो समय खराब हो रहा है। कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेजों ने की? अभी बताया मैंने। 5 अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेजों ने की है। 5 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अंग्रेजों ने भी बताया मैंने। 4 अंग्रेजों ने 5 4 उत्तर दे रहे थे ना, गलत उत्तर है। 4 अंग्रेज 5 बार। 4 अंग्रेज 5 बार। जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब, सर हेनरी कॉटन। 4 अंग्रेज 5 बार। इसमें विलियम वेडरबर्न 2 बार अध्यक्षता किए। कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार विलियम वेडरबर्न ने किया। जॉर्ज यूल 1 बार, अल्फ्रेड वेब 1 बार, सर हेनरी कॉटन 1 बार, लेकिन विलियम वेडरबर्न 2 बार। यानी 4 अंग्रेजों ने कुल 5 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। चलिए भैया सेशन को लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। मैं किसी का नाम अब नहीं पढ़ने वाला हूं गुरु, टाइम जा रहा है इसके अंदर। चलो गुरु हम चाहते हैं कि सिलेक्शन फाइनली हो। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? एकमात्र यहूदी वायसराय। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक बटन दबा दो गुरु, लाइक कर दो। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के समय ही असहयोग आंदोलन बंद हुआ। असहयोग आंदोलन बंद हुआ। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ भैया? असहयोग आंदोलन बंद हुआ। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का बंद होना ये दोनों लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ। केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस स्वराज पार्टी को बहुमत मिला। 104 में से 44 सीट मिला। 104 में से 44 सीट अकेले कांग्रेस स्वराज पार्टी को मिला। और केंद्रीय विधानसभा का पहला चुना हुआ अध्यक्ष विठल भाई पटेल को बनाया गया। सब लॉर्ड रीडिंग के समय ही स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई।
लॉर्ड रीडिंग के समय ही स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। ये वही श्रद्धानंद हैं जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। नोट कीजिए, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या लॉर्ड रीडिंग के समय, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, लॉर्ड रीडिंग के समय 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद हुआ। लॉर्ड रीडिंग के समय केंद्रीय विधानसभा का पहला आम चुनाव लॉर्ड रीडिंग के समय, और विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले चुने हुए अध्यक्ष बने लॉर्ड रीडिंग के समय। एकमात्र वायसराय जो अपने धर्म से क्या था? यहूदी था, अंग्रेजी में ज्यूज कहते हैं। आगे आइए, 1909 में जब मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की, उस समय भारत का वायसराय कौन था? भैया 1909 में मदन लाल ढींगरा लंदन जाकर कर्जन वाइली की हत्या कर दी। कर्जन वाइली भारत में एक अधिकारी था जिसकी लंदन में जाकर हत्या की गई मदन लाल ढींगरा के द्वारा। और वो मदन लाल ढींगरा जिनके पिताजी कर्जन वाइली के दोस्त थे, पिताजी के दोस्त थे कर्जन वाइली, लेकिन उसके कारनामों से दुखी होकर मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को लंदन जाकर गोली मार दी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय, इसी मिंटो द्वितीय के समय, लॉर्ड मिंटो सेकेंड है ये, अगर इसी के समय मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मार्ले मिंटो सुधार, इसी के समय आया मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। 1909 में आया मार्ले मिंटो रिफॉर्म। नोट कीजिए, 1909 में। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। 1297 लोग हो, 1297 लाइक होना चाहिए, 1297 लाइक। गुरु 992 लाइक नहीं चलेगा। 1321 लोग जुड़े हो, 992 लाइक नहीं चलेगा गुरु। सेशन को लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हो। भैया मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसी के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन लिख लो भैया। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत मिला। 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार आया जिसके तहत मुसलमानों को अलग से निर्वाचन मिला। और 1909 में ही कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी। नोट कर लीजिए, सब लॉर्ड मिंटो के समय हुआ। लॉर्ड मिंटो के समय ही 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। उस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन हुआ सूरत में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। 1907 में ही कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में, गरम दल और नरम दल में, वो भी लॉर्ड मिंटो के समय। आगे आइए, नेक्स्ट आइए गुरु। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? भैया मैं बताया हूं आपको कि जब गांधी जी ने पूरे देश में नमक कानून तोड़ा, दांडी पहुंचकर, साबरमती से दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। उसी दिन से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब गांधी जी ने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से 12 मार्च 1930 को गांधी जी चले साबरमती से दांडी, अपने 78 लोगों के साथ मिलकर दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को। और वहां पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, और नमक कानून को तोड़ते ही 6 अप्रैल को शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन से, गांधी के इस आंदोलन से पूरे देश में एक उत्साह जगा, और इन्हीं के आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार में शराबबंदी आंदोलन और चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चला। इन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ता आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खां ने चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां ने लाल कुर्ता आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर रानी गेंदेलियू ने नागालैंड में हरेला आंदोलन या जिया तरंग आंदोलन चलाया। गुरु इस बात से अंग्रेज काफी घबरा गए। तब तेग बहादुर सप्रू और मोहम्मद शफी के प्रयास से, गांधी और उस समय के वायसराय इरविन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं या उसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये 5 मार्च 1931 को हुआ। और इसी के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और गांधी जी और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। भैया 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था,
प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी और कांग्रेस भाग लिए थे। तीनों में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, पर गांधी और कांग्रेस केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। किस पर भरोसा करके? इरविन पर भरोसा करके कि भैया गांधी ने से इरविन ने कहा कि मैं आपकी सारी मांग मान लूंगा, आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन बंद कर दीजिए और चलिए लंदन में बातचीत करने। लेकिन जब गांधी जी लंदन पहुंचे, चलो भाई एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु, सेशन को एक बार। क्या भाई बीपीएस एडीओ का पेपर वो हमारे पास ऑलरेडी, क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग? चलो भाई अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका पढ़ाई हो रास्ता है जो आपके नौकरी का द्वार खोल सकता है। अफवाहों और इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल आप लोग ना दें, क्योंकि बीपीएससी जिस तरीके से फेयर एग्जाम मेरे सामने कम से कम इधर 3-4 सालों में देख रहा हूँ, बीपीएससी 67, 68, 69, 70, 71 भी अब होने वाला है। मैं इधर 4 सालों में देख रहा हूँ कि मैंने हजारों गरीब और ईमानदार बच्चे जो पढ़ाई करने में मेधावी थे उनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाओ गुरु, आगे आ जाइए। सर सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन, भैया कमेंट करिए वही जो उचित हो। सर सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया? मैं बता दूं कि स्वदेशी, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दो गुरु, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको कि जब बंगाल का विभाजन किया गया, लॉर्ड कर्जन को लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो बंगाल राज्य है यही दोनों फसाद का जड़ है। लॉर्ड कर्जन को लगा कि कांग्रेस पार्टी और बंगाल राज्य ये दो ऐसे प्लेस हैं जहां से आंदोलन होता है। थोड़ी पुराना कमेंट मत देखिए प्लीज भैया। दो राज्य हैं भैया, लिख लीजिए, दो राज्य नहीं, बंगाल राज्य है और कांग्रेस पार्टी, छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी और बंगाल राज्य है जो फसाद का जड़ है। तो उसने पहले प्रहार किया कांग्रेस पर। उसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी क्या हो जाए, खत्म हो जाए मेरे रहते, कर्जन ने कहा था। और कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905, डेट याद करो, 19 जुलाई 1905 को उसने बंगाल विभाजन करने की घोषणा की। अभी किया नहीं है, घोषणा किया। इसी घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, या इसी को बंग भंग आंदोलन कहते हैं। लेकिन इस आंदोलन का लॉर्ड कर्जन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। 7 अगस्त 1905 को बंग स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता थे। स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला आंदोलन था जो पूरे देश में फैला था। भारत का पहला आंदोलन जो पूरे देश में फैला। स्वदेशी आंदोलन पहला देशव्यापी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन का नेता बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उत्तर प्रदेश से गोविंद बल्लभ पंत, दिल्ली से सैयद हैदर रजा और पंजाब से लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई। नोट कर लीजिए भैया, स्वदेशी आंदोलन का नेता बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भैया उत्तर प्रदेश से गोविंद बल्लभ पंत, दिल्ली से सैयद हैदर रजा, पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और दक्षिण भारत से चिदम्बरम पिल्लई। नोट कर लीजिए। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका दूसरा नाम क्या था? बंग भंग आंदोलन। कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। भाई बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन किया कब गया? तो 16 अक्टूबर 1905। इतना याद रखिए। बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चला उसका मेन गीत था वंदे मातरम। आगे आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था? जल्दी उत्तर दीजिए भैया। वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, आयताकार। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पहली बार
चार्ल्स मैसन ने बताया था। चार्ल्स मैसन ने पहली बार बताया एक बहुत बड़ी सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सभ्यता का विस्तार हुआ है। ये पहली बार चार्ल्स मैसन ने बताया था। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्पष्ट रूप से बताया कि यहां पर एक सभ्यता है। लेकिन पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पहली बार किया। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का खोज किया। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। किसने खोजा? राय बहादुर दयाराम साहनी। कब खोजा? तो 1921 में। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल। भैया सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया दूसरा नगर था, दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे था। नोट कर लीजिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। अगुरु मोहनजोदड़ो में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, स्नान करने का बहुत बड़ा टब मिला है, स्नानागार मिला है। और क्या मिला है? अन्नागार मिला है। और मिला है प्रोटो शिव की मुहर वाला सिक्का मिला है। मैं बता दूं कि इसका आकार था त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल लगभग था 12,99,000, कुछ 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर का मांडा, सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर का मांडा, सबसे दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र का दायमाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगडोर और सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। रट लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा गुरु? सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगडोर और सबसे पूर्वी बिंदु बताओ आलमगीरपुर। याद कर लो भैया। सिंधु घाटी की लिपि, सिंधु घाटी की जो भाषा है, लिपि है, आज तक उसको पढ़ी नहीं गई है। भाई लिपि है, लिखा गया है कुछ, पर पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उर्दू जैसा लिखा जाता था उसको, दाएं से बाएं। उर्दू को लिखते हैं दाएं से बाएं, हिंदी तो बाएं से दाएं लिखा जाता है, लेकिन उर्दू को दाएं से बाएं लिखा जाता है। ऐसे ही सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको भी दाएं से बाएं लिखी गई है, पर आज तक पढ़ा नहीं गया। दाएं से बाएं याद रखिएगा। सिंधु घाटी की लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, पर आज तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? भैया सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। भैया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। अब भैया जब तक लोहा का खोज नहीं होगा अच्छा हल नहीं बनाया जा सकता। अच्छा हल नहीं बनेगा तो अच्छी खेती नहीं होगी। भैया खेती तब होगा जब हल चलेगा। हल बनेगा किससे? लोहा से। कांसा और तांबा से हल नहीं बन सकता। इसीलिए जब खेती होगा तभी तो गांव बसेगा। गांव का परिभाषा क्या है? ऐसे लोग, ऐसा जगह जहां के 75% लोग खेती बाड़ी में लगे हैं उसे गांव कहते हैं। आज ऐसे जगह जहां के 75% लोग व्यवसाय में लगे हैं, व्यापार में लगे हैं, उसको शहर कहते हैं। तो भैया सिंधु घाटी के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, तो हल नहीं बना। हल नहीं बना तो खेती नहीं हुआ, और खेती कम हुआ तो गांव नहीं बसा बल्कि शहर बसा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। अब रटना पड़ेगा, बताओ, अब रटना पड़ेगा, तुम ही लोग बताना, रटना पड़ेगा। सिंधु घाटी के लोग तांबा के बारे में जानते थे, कांसा के बारे में जानते थे। तांबा और कांसा मुलायम होता है, उससे हल नहीं बन सकता, तो खेती कम होगा। खेती कम होगा तो गांव नहीं बसेगा, बल्कि क्या बसेगा? शहर बसेगा, केवल व्यवसाय होगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता नहीं। यानी भारत की जो सबसे प्राचीन और जो सबसे पहली सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है। गांव बाद में बसा। आगे आइए नेक्स्ट।
महाजनपद, 16 महाजनपदों के में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपको बता दें कि भैया बौद्ध ग्रंथ अंगूतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से पता चलता है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में 16 बड़े राज्य थे। 16 राज्य थे, दक्षिण भारत में भी एक था, लेकिन टोटल 16 राज्य थे। इसकी जानकारी, 16 भारत में 16 बड़े राज्य थे, राजतंत्र थे, 16 बड़े राजतंत्र थे, राज्य थे, जिसका नाम था महाजनपद। ये किसने कहा? बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगूतर निकाय, जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र से पता चलता है कि भारत में 16 बड़े बड़े राज्य थे जिनको महाजनपद कहा जाता है। उनमें से सबसे ज्यादा 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, 16 में से अकेले 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, और बाकी 3 बिहार में, मगध, लिच्छवी और अंग। तो मगध की राजधानी 2, मगध की शुरुआती राजधानी राजगृह और बाद में इसकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। लेकिन दूसरा है लिच्छवी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी कहाँ है गुरु? वैशाली। और तीसरा था अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र था उसी को अंग राज्य कहते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिलाते हुए उसे अंग का राजा घोषित किया था। याद होगा जब उसे सुत पुत्र कह के दुर्योधन की सभा में मजाक उड़ाया जा रहा था, जब अर्जुन से युद्ध करना था तो उसे सुत पुत्र कह के अर्जुन युद्ध से मनाही कर दिया था। तब उसने कहा कि तुम राजा से लड़ोगे, इसे मैं राजा घोषित करता हूं अंग राज्य का। अंग राज्य बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र, अंग की राजधानी चंपा, भैया लिच्छवी की राजधानी वैशाली और मगध की 2 राजधानी, शुरुआत में राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र। तो भैया बिहार में 3 महाजनपद थे, उत्तर प्रदेश में 8 और उत्तर पश्चिम में 2। उत्तर पश्चिम में 2 कौन कौन भैया? तो एक था कौन? एक था आपको तक्षशिल, ये गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और दूसरा था कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक। भैया उत्तर पश्चिम में 2 था महाजनपद, 8 उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में, 8 3 11 हो गया, और 2 था उत्तर पश्चिम में, एक कश्मीर में, एक पाकिस्तान अफगानिस्तान में था गांधार और कश्मीर में था कंबोज। राजस्थान में एक सुरसेन, राजस्थान में एक मत्स्यगन राज्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर, ये था राजस्थान में। और 2 था दक्षिण भारत में, एक था उज्जैन अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन, और दूसरा था पोटली या पाटन, ये साउथ इंडिया में था। तो कुल मिला के 16 महाजनपद थे जिसकी जानकारी मिलती है अंगूतर निकाय और भगवती सूत्र से। नोट कर लीजिए गुरु, इस सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। सातवाहन वंश के किस राजा को अद्वितीय ब्राह्मण कहते हैं? अद्वितीय ब्राह्मण, उसने ब्राह्मणों की काफी ज्यादा, ब्राह्मण धर्म का, हिंदू धर्म का और ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ब्राह्मणों का काफी दान दिया, ब्राह्मणों का काफी संरक्षण किया, वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे महान राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी। लिख लो, सातवाहन वंश पहला ऐसा राजवंश था जिसने सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए थे। सीसा और पोटीन के सिक्के चलाने वाला पहला राजवंश, सीसा और पोटीन के सिक्का चलाने वाला, सीसा का सिक्का पोटीन का सिक्का चलाने वाला पहला राजवंश था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसके राजा अपने नाम के पहले अपनी मां का नाम जोड़ते थे। राजा अपने नाम के पहले अपनी मां का नाम जोड़ते थे, ये था सातवाहन वंश। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, भैया 1458 लोग जुड़े हो, 1277 लाइक है, नहीं चलेगा गुरु। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। कल या परसों में, कल भी हो सकता है, परसों ज्यादा चांस है, परसों हम लोग 7 घंटे की सीरीज करेंगे जिसमें पूरा दरोगा की जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कंप्लीट करेंगे। पर लेकिन 7 घंटा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका सेशन डिस्टर्ब करेंगे, आपका सेशन चलेगा अपने टाइम पर। चलो गुरु नेक्स्ट आ जाओ। हाल द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? हाल द्वितीय नहीं होगा, ये हाल द्वितीय तो नहीं होगा, कुछ गलत टाइप हो गया है क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी मना ना, ये द्वितीय दूसरा सिकंदर हो सकता है, ये छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं, कुछ मिस्टेक है। दूसरा सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है भैया? दूसरा हातिम द्वितीय हो सकता है, हातिम द्वितीय हो सकता है, हातिम द्वितीय। हातिम बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को,
हातिम द्वितीय बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी के नाम से कौन जाना जाता है? दूसरा सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है? जल्दी बताइए, सभी लोग का उत्तर देखता हूं किसका उत्तर पहले आता है। सिकंदर सानी के नाम से किसे जाना जाता है? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए भैया। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसके समय में इक्तादारी प्रथा का अंत हुआ। इक्तादारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था का मतलब सैनिकों को नगद वेतन न देके, नगद वेतन के जगह सैनिकों को जमीन देना। सैनिकों को जमीन देते थे, इसी को बोलते थे इक्तादारी। इसको लागू किया था इल्तुतमिश और खत्म किया अलाउद्दीन खिलजी। इसी को बाजार नियंत्रक, अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रक के नाम से जानते हैं, मूल्य नियंत्रक के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भारत में पहली बार फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने मुफ्त खराज। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की, घोड़े को दागने की प्रथा, और सैनिकों का हुलिया लिखता था। सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए हुलिया लिखा जाता था, घोड़े को दागा जाता था। घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखना यानी चेहरा लिखना, दाग देना, इसकी प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे अधिक खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के पास था। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में पहली बार फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवाने मुफ्त खराज बनाया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसने इक्तादारी व्यवस्था समाप्त की। इक्तादारी मतलब सैनिकों को नगद वेतन न देके जमीन देना। ये शुरू किया था इल्तुतमिश, लेकिन फिर से जमीन हटा दिया और नगद वेतन देना शुरू कर दिया। यानी इक्तादारी प्रथा को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। आगे आइए, सबसे अधिक नहरों का विकास किसके कार्यकाल में हुआ था? सबसे अधिक नहरों का विकास किसके कार्यकाल में हुआ? जल्दी बताइए, किसके कार्यकाल में हो? जल्दी बताओ गुरु। सबसे अधिक नहर फिरोज शाह तुगलक। वैसे तुगलक काल में पहली बार नहरों का निर्माण करवाया गया। गयासुद्दीन तुगलक जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, उसने भी नहर का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का पहला कृषि विभाग बना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का पहला कृषि विभाग बना जिसका नाम था दीवाने कोही, दीवान ए आम कोही, दीवान ए आम कोही, दीवान ए आम कोही। ये किसका विभाग था? कृषि विभाग का नाम था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। और मैं बता दूं कि नहर का निर्माण करवाएगा तो पैसा खर्चा होगा। इसने क्या किया? सिंचाई के लिए एक अलग से टैक्स बनाया जिसका नाम था हक ए सर्व। हक ए सर्व ये सिंचाई कर था। सिंचाई कर जो उपज का 1/10 लगता था, जो उपज का 1/10 लगता था, हक ए सर्व पहली बार सिंचाई पर कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसके काल में सबसे अधिक गुलाम थे। क्वेश्चन आता है पूरे सल्तनत काल में किसके पास सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे अधिक गुलाम रहते थे, लगभग 1 लाख। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनवाया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। कैसे याद रहेगा? बंदगी कौन करेगा? गुलाम। बंदगी करेगा गुलाम, तो दीवाने बंदगान ये गुलामों का विभाग कहलाएगा। किसने बनवाया? भैया फिरोज शाह तुगलक। काहे बनवाएगा? सबसे अधिक गुलाम इसी के काल में थे, इसीलिए गुलाम का एक अलग डिपार्टमेंट बनवाया, दीवाने बंदगान। इसने आम लोगों को, विधवा को, बेसहारा महिलाओं को, गरीबों को दान देने के लिए एक दान विभाग बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। उसका नाम था दीवाने खैरात, याद रखिएगा। और इसी ने फ्री में अस्पताल बनवाया, फ्री अस्पताल, लोगों के इलाज के लिए, फ्री इलाज के लिए। जैसे मोदी जी आयुष्मान भारत लाए, वैसे इसने भी सभी लोगों का फ्री इलाज हो, इसके लिए इसने खैराती मतलब फ्री का अस्पताल खोला जिसका नाम था दारुल सफा। दारुल सफा नाम से इसने खैराती अस्पताल खोला। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे कार्य भी किए, लेकिन उस जमाने में जजिया टैक्स ब्राह्मणों से और विकलांग से नहीं लिया जाता था। ये फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया टैक्स लिया। भाई पहला राजा था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया टैक्स वसूल किया। ब्राह्मणों से ऐसे सिंपली जजिया टैक्स नहीं लिया जाता था, इसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। आगे आइए, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़वाया? नागरकोट हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है जिसका नाम है नागरकोट। वहां ज्वालामुखी माता का मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया ही नहीं बल्कि उसके टुकड़ों को कसाई को दे दिया।
जो उसके टुकड़े थे, मंदिर के टुकड़ा तोड़ा हुआ, उसके टुकड़ा दे दिया कसाई को, किसी से मांस तोलना, यानी पूरी तरह हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया। वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भैया नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया। इसने सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी गलत किया। इसने मुस्लिमों को तजिया निकालने पर रोक लगा दिया। तजिया, जिसको दहाना बोलते हैं, गांव में हंसे हूसे करता है लोग, अब बड़ा बड़ा बनता है कागज का, पूरा ऐसे घेर करके, उसको दाहा कहते हैं। तो मुसलमानों को दाहा निकालने, तजिया निकालने पर इसने रोक लगा दिया। इसने मुस्लिम महिलाओं को पीर बाबा के मजार पर जाने से रोक लगा दिया। मुस्लिम महिलाएं पीर बाबा के मजार पर नहीं जा सकती, रोक लगा दिया। इसने भैया गुलरुखी नाम से कविता लिखा, ये खुद कविता भी लिखता था गुलरुखी नाम से। और सिकंदर लोदी पूरे सल्तनत का पहला राजा था जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा ले आया। राजधानी को, सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से आगरा कौन स्थापित किया? तो सिकंदर लोदी। आगरा नगर बसाया किसने? सिकंदर लोदी ने 1504 में। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर को बसाया 1504 में। नोट कर लीजिए गुरु, सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। इसने जमीन को मापने के लिए, जमीन की माप के लिए एक गज बनवाया था। गज, जिसको सिकंदरी गज कहते हैं। सिकंदरी गज सन की डंडी होती थी, एक पैमाना बनाया जमीन नापने का, जिसको सिकंदरी गज कहा जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक था गुरु? तो नोट कर लीजिए, 1489 से लेकर 1517 तक। 1489 से लेकर 1517 तक तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? भारत में अंतिम शासन था लोदी का। आपको पता है, भारत में अंतिम जो सल्तनत का अंतिम शासन, भारत में सल्तनत काल का अंतिम राजवंश था लोदी वंश। ये अफगानी राजवंश था, याद रखिएगा। भारत पे शासन करने वाला एकमात्र अफगानी राजवंश कौन था? तो लोदी वंश। लोदी वंश, जिसके 3 राजा हुए। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, और उसका दूसरा राजा था सिकंदर लोदी। अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम राजा, और बाबर के बीच। बाबर कहां से आया था? फरगना से आया था। बाबर कहां से आया? समरकंद, फरगना से आया, सेंट्रल एशिया से आया था बाबर। बाबर कहां से आया था भारत? तो सेंट्रल एशिया से। नोट कर लीजिए, सेंट्रल एशिया से बाबर भारत आया, और भारत आने के बाद सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला लड़ाई हुआ। इसी लड़ाई में पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया 1526 में। और 1527 में जो खांडवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, उसमें भी बाबर ने इस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी 2 लड़ाई में इसी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में भी तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, और दूसरी लड़ाई जो हुआ था 1527 में, खांडवा का युद्ध राणा सांगा बाबर के बीच, उसमें भी इसने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद इब्राहिम लोदी को हरा दिया। हरा ही नहीं दिया, बल्कि इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। पूरे सल्तनत का एकमात्र राजा था इब्राहिम लोदी जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र राजा पूरे सल्तनत में, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके आ जाइए इब्राहिम लोदी तक, पूरा गुलाम वंश से लोदी वंश तक, एक भी राजा ऐसा नहीं था जो युद्ध के मैदान में मरा होगा। एकमात्र राजा था इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, और इसको मरने के बाद लोदी वंश का अंत हो गया। और बाबर ने भारत में एक नया सत्ता लाया जिसका नाम था मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसने पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगना, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में एक जगह है, केंद्रीय एशिया में एक जगह है जिसका नाम है फरगना, वहीं का रहने वाला था बाबर। मैं बता दूं, बाबर की दूसरी लड़ाई भारत में 1527 में हुआ। किसके बीच? राणा सांगा के बाबर के बीच। इसी लड़ाई को बाबर ने क्या कहा था? जिहाद। इसी लड़ाई को बाबर ने क्या कहा? क्वेश्चन आता है, बाबर ने किस लड़ाई को जिहाद कहा था? तो राणा सांगा से जो उसका लड़ाई हुआ उसी को उसने जिहाद कहा। बाबर ने तीसरी लड़ाई 1528, हर साल लड़ा बाबर हर साल लड़ा। पहले 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खांडवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध, और 1529 में बक्सर का युद्ध, बाबर और अफगानियों के बीच 1529 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। और 1530 में जिस साल बाबर नहीं लड़ा उस साल उसकी मृत्यु हो गई। पूरा जीवन बाबर रहा परेशान। बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी।
बाबर ने किसकी उपाधि ली थी? कलंदर की उपाधि ली थी। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। उसने अपनी आत्मकथा, अपनी जीवनी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की भाषा नोट कर लीजिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। बाद में इस बाबरनामा का फारसी में अनुवाद हुआ था। किसने किया था? रहीम ने। रहीम दास जी ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम पड़ा तुजुके बाबरी। बाद में नाम पड़ा, जब तुर्की में था खुद बाबर ने लिखा तब नाम था बाबरनामा, और जब उसका ट्रांसलेशन हो गया फारसी में, रहीम ने कर दिया, तब उसका नाम पड़ गया तुजुके बाबरी। बाबर की बेटी थी कौन? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। और गुलबदन बेगम एकमात्र महिला थी पूरे मुगल साम्राज्य में जिसने मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखा। मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखने वाली एकमात्र महिला गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। चलो भैया आगे आइए, नेक्स्ट कहाँ छूटेगा? बाबर ने, याद रखिएगा, भारत में बड़े पैमानों पर बारूद और तोप का इस्तेमाल किया था। बाबर भारत में बड़े पैमाने पर बारूद और तोप का उपयोग किया था और बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अभी बताया हूं। अगर सेशन को ध्यान से सुन रहे हो तो सब उत्तर दोगे गुरु, सब लोग उत्तर दो। मैं देख रहा हूं किसका सही उत्तर आता है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। कौन सही उत्तर देता है आज? देखो भैया, मैं बड़ा ध्यान से पढ़ाता हूं, मैं मन से पढ़ाता हूं। अगर आप सेशन को सही में रियलिटी में फॉलो करते हो और रोज फॉलो करते हो, कहीं भागते नहीं हो, टाइम से जुड़े रहते हो, तो लिख लीजिए, आप किसी भी परीक्षा में 3 महीना अगर मेरा सेशन कंटिन्यू कर लिए तो बीपीएससी सिविल सर्विस तक के एग्जाम आपसे नहीं रुकेगा। प्रीलिम गारंटी लेता हूं, गारंटी लेता हूं गुरु। पढ़ा के एसडीएम और डीएसपी बना दिया मैंने। प्रीलिम पास किए मेरे वीडियोज को देख देख के बहुत सारे लोग, मैं दावे के साथ यूट्यूब पे बता रहा हूं आज मैं आपको। चलो लिखो, हमारे बैच में भी कई सारे एसडीसी थे, डीएसपी थे जो हमारे प्रीलिम के वीडियो देखा करते थे गुरु। चलो लिखो, प्रीलिम में मैंने पढ़ाया है और आप पढ़ लिए तो हो जाएगा। लिख लीजिए आप। सेशन पर लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं। अरे अच्छा लगता है गुरु, सेशन को लाइक कर दीजिए, मजा आता है। तो भैया जल्दी बताओ किसने किया? अभी तो बताया हूं, रहीम। भुला जाते हो तनिसन में, रहीम। और नाम क्या पड़ा? तुजुके बाबरी। जब फारसी में अनुवाद हुआ तो किस मुगल बादशाह ने लाहौर को अपने, अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने दरबार की भाषा को फारसी बना दिया था? अकबर। पहला राजा था मुगल बादशाह में, पहला राजा था अकबर जिसने अपने दरबारी भाषा किसको बना दिया था? फारसी को। चलिए, किस मुगल बादशाह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया? भैया वही मुगल बादशाह जिसने राजधानी चेंज किया बहुत बार, 3 बार चेंज किया। जब वो राजा बना तब उसकी राजधानी थी आगरा, उसके बाद उसने राजधानी ले गया फतेहपुर सिकरी और फिर लाहौर। भैया अकबर था वो। अकबर ने 1556 में जब अकबर राजा बना तब उसकी राजधानी थी आगरा। 1571 में उसने अपनी राजधानी ले गया कहां? तो फतेहपुर सिकरी। और 1585 में उसने राजधानी ले गया लाहौर। अकबर जब राजा बना तब उसकी राजधानी थी आगरा। 1571 में अकबर की राजधानी बन गई फतेहपुर सिकरी और 1585 में अकबर की राजधानी बन गया लाहौर। भैया अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाया, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। उसके अलावा इसने हरम दल से, हरम में महिलाएं रहती थी कैद, हरम दल से महिलाओं को मुक्त कराया। इसने जजिया टैक्स समाप्त किया। इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लगता था, तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कविंद्राचार्य के कहने पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अकबर ने जजिया टैक्स समाप्त किया, दास प्रथा पर रोक लगाया, हरम दल से महिलाओं को मुक्त कराया। 1571 में फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया और 1585 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने 1582 में एक नया धर्म बनाया था, 1581-82 में, इसका नाम था दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही नाम का एक अलग धर्म 1581-82 में अकबर ने बनाया जिसका नाम था दीन-ए इलाही। अकबर ने अपने राजधानी फतेहपुर सिकरी में क्या बनाया? पंचमहल। फतेहपुर सिकरी में उसने क्या बनाया? पंचमहल बनाया। नोट कीजिए, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने क्या बनाया? पंचमहल बनाया, जो बौद्ध विहार की तरह दिखता है। क्वेश्चन आता है अकबर द्वारा बनाया गया कौन सा महल है जो दिखता है बौद्ध विहार की तरह? तो पंचमहल। कहां बनवाया था अकबर ने? फतेहपुर सिकरी में। अकबर जब गुजरात को जीत लिया, अकबर ने जब गुजरात को जीता तब अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा किस खुशी में बनवाया? तो भैया गुजरात विजय की खुशी में। चलिए भैया याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ,
इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन किसकी पत्रिका है? जल्दी इसका उत्तर तो सबको देना चाहिए, जरा देखे कमेंट। इसका उत्तर सब दो, 1525 लोग हो, हमें 1525 कमेंट चाहिए। जल्दी गुरु फटाफट कमेंट कमेंट। ये सभी मैगजीन किसका है? देखते हैं किसका सही। आसान प्रश्न, पर कितने लोग गलती करते हैं देखो जरा, कितने लोग गलती करते हैं जरा देखते हैं हम। जल्दी बताओ कितने गलती करते हो जरा देखते हैं। सभी लोग कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट, ऐसे मुंह ताकी मत करो, आंसर दो ABCD। चलो भैया जल्दी से उत्तर दो। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आप अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन्हीं की आत्मकथा है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1909 में इंग्लैंड से अफ्रीका यात्रा के दौरान हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज, उसी में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या कहा था। गुरु ये महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की 2 किताब, कौन कौन गुरु? हिंद स्वराज और दूसरा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये सब गांधी जी की पत्रिका का नाम है। महात्मा गांधी ने 1894 में क्या बनाया था? नेटाल इंडिया कांग्रेस। नेटाल इंडिया कांग्रेस महात्मा गांधी को 1915 में मिला था कैसरे हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी 1901 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। 1916 में गांधी जी को बुलाने के लिए चंपारण से गए थे राजकुमार शुक्ल, ताकि नील की खेती से मुक्ति मिल सके। तो चंपारण से राजकुमार शुक्ल बुलाने गए थे गांधी जी को 1916 में। तब गांधी जी 1917 में चंपारण आए और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह और पहला सविनय अवज्ञा चंपारण में किया था। आगे आ जाओ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ज्यादा नहीं करेंगे क्वेश्चन, चल दो जल्दी से उत्तर दे दो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है गुरु? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये सब जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, 3 बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की और जवाहरलाल नेहरू 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे आइए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जल्दी बताओ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, छात्र आंदोलन किया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहते हैं, लोकनायक। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ये वही प्रभावती देवी हैं जिनके पिताजी का नाम था ब्रिज किशोर प्रसाद। ब्रिज किशोर प्रसाद महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। उन्हीं की बेटी थी प्रभावती देवी। प्रभावती देवी ने पटना में 1940 में चरखा समिति बनाया था। 1940 में प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, उन्होंने 1940 में पटना के लोहानीपुर में चरखा समिति बनाया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, जहां से वो भाग गए थे। अक्टूबर 1942 में दीपावली के दिन भाग के चले गए नेपाल के तराई में, और उन्होंने क्या बनाया? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम था आजाद दस्ता। आजाद दस्ता किसने बनवाया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जब 1934 में बना कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो उसके पहले अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। भैया कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पहले अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी कब बना? 1934 में। आगे आइए। इनका जन्म, भैया जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा, छपरा जिला के सिताब दियारा में। महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। आगे आइए। महाभियोग शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। महाभियोग कहां से लिया गया? अमेरिका से। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। आज का सेशन कैसा लग रहा है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ जल्दी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। इसका राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, राज्यसभा कभी भंगे नहीं होता गुरु। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल। 5 साल में लोकसभा भी भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। अगर यहां पूछता कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तब 6 साल करते, लेकिन राज्यसभा का पूछा है तो उसका कभी कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा कभी समाप्त ही नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। ऐसे पूछता सदस्य तब 6 साल होता। आगे आइए। अनुच्छेद 110 में क्या है गुरु? धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। नोट कर लीजिए, धन विधेयक, मनी बिल। अनुच्छेद 110 याद रखो, कोई विधेयक धन विधेयक है
कि नहीं है, इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा करता है लोकसभा स्पीकर। याद रखिए, धन विधेयक, कोई विधेयक मनी बिल है कि नहीं, अगर कोई बिल मनी बिल है, इसकी घोषणा कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ध्यान रखिएगा। और मनी बिल सबसे पहले नियम है कि लोकसभा में ही आना चाहिए, राज्यसभा में नहीं। मनी बिल पर राज्यसभा को बहुत बड़ा पावर नहीं है। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में आना चाहिए। और कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं, इसकी घोषणा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। और मनी बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है, यानी राष्ट्रपति का परमिशन के बाद ही मनी बिल लोकसभा में रखा जाता है। भैया कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं, इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष। लाने से पहले किसका परमिशन लेना होता है? राष्ट्रपति का। पहले कहाँ आता है? लोकसभा में। लोकसभा के बाद वो जाता है राज्यसभा में, पर राज्यसभा को उसमें कोई पावर नहीं है। राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर उसे पारित कर देता है तो ठीक, नहीं तो अपने आप मान लिया जाता है राज्यसभा पारित कर दिया। और याद रखिए, मनी बिल पर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। मनी बिल राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। आगे आइए। अच्छा, मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं होता, मनी बिल में संसद का संयुक्त अधिवेशन भी नहीं होता। बोलिए, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी और स्टेट का जो बीपीएससी जो है, वो स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी दोनों की चर्चा अनुच्छेद 315 में है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा अनुच्छेद 315 में, और 312 में ऑल इंडिया सर्विस की चर्चा है। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस की चर्चा 312 है। कौन कौन है ऑल इंडिया सर्विस? आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। याद रखिएगा, यही 3 सर्विस है। आईएएस और आईपीएस 1947 में ही बन गया था ऑल इंडिया सर्विस, और आईएफओएस 1966 में बना ऑल इंडिया सर्विस। और कोई भी सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस घोषित होना है तो कौन करता है? राज्यसभा। याद रखिएगा, लोकसभा से यहां ज्यादा पावर है राज्यसभा को। ऑल इंडिया सर्विस को बनाने का, घोषित करने का जो मेन जो है वो किसको पावर है? राज्यसभा को। राज्यसभा ही कोई नया सर्विस को अगर ऑल इंडिया सर्विस बनाना है तो इसमें लोकसभा को कोई पावर नहीं है। राज्यसभा ही ऑल इंडिया सर्विस की घोषणा करती है। 312 अनुच्छेद 312 में 3 अभी तक ऑल इंडिया सर्विस 3 है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये दोनों बना था 1947 में, ये बना 1966 में। याद रखिए। 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग है 324 में। आगे आइए, अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अभी बताया हूं। अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान इनमें से किस अनुच्छेद में है? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। 1601 लोग जुड़े हैं, 1593 लाइक है। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग हो सभी लोग उत्तर दीजिए। अभी बताया हूं ऑल इंडिया सर्विस, हिंदी में इसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विस आता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। आईएएस आईपीएस को 1947 में बनाया गया ऑल इंडिया सर्विस, और आईएफओएस को बनाया गया 1966 में। ऑल इंडिया सर्विस की घोषणा कौन करता है? राज्यसभा। इसको भी याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 312। आगे आइए, नेक्स्ट, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? गरसोप्पा, जिसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है जोग जलप्रपात, इसी का तीसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसको तीनों नाम से जानते हैं। एक ही जलप्रपात का 3 नाम है, या तो आप जोग जलप्रपात बोलिए, या महात्मा गांधी जलप्रपात बोलिए, या गरसोप्पा जलप्रपात बोलिए। ये कर्नाटक में है। किस नदी पे है? तो शरावती नदी पर। नोट कर लो, कर्नाटक में शरावती नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी, दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी शरावती नदी है। शरावती नदी कर्नाटक में है। शरावती नदी पर ही गरसोप्पा जलप्रपात है, जिसका दूसरा नाम है जोग जलप्रपात। उसी का एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी नदी है? शरावती नदी। याद कर लीजिएगा। किस राज्य में समुद्र के किनारे निर्मित झील को कयाल कहा जाता है? कयाल। किस राज्य में समुद्र के किनारे निर्मित झील को कयाल, या अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं बैक वाटर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गुरु? वैक वाटर। भैया ऐसी झील जो समुद्र, झील में चलिए, नाव में बैठिए झील के अंदर और सीधे समुद्र में निकल जाइए। ऐसी कई सारी झीलें हैं। आप कभी कोच्चि चले जाइए, आप कभी त्रिवेंद्रम चले जाइए, आप चाहेंगे तो देखेंगे कि झील है, उसमें नाव से चले आप और सीधे समुद्र में निकलिएगा। सारे झील समुद्र से मिलते हैं, तो ऐसे झील को कयाल कहते हैं। केरल में
केरल में जितने भी समुद्र किनारे के झील हैं उनको क्या बोला जाता है? कयाल। कयाल का एग्जाम्पल लिख लो, अष्टमुदी झील। केरला में एक झील है अष्टमुदी झील। दूसरा झील लिखो पुनामदा झील, और तीसरा लिखो बेम्बनाद झील। बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील, अष्टमुदी झील, पुनामदा झील, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कयाल का एग्जाम्पल है, जो कहाँ है गुरु? केरल में। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं बैक वाटर। पलानी या पलनी की पहाड़ी किस राज्य में है? मैं बता दूं कि पलनी की पहाड़ी ये तमिलनाडु में है। पलनी की पहाड़ी कहाँ है गुरु? तमिलनाडु में। पलनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बम्बाडी 16 है। पलनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बम्बाडी 16 है, और पलनी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। और पलनी के पहाड़ी के लोग एक अलग त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है थाई पूसम। लिखो भैया, तमिलनाडु में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है थाई पूसम। थाई पूसम, दरोगा के मेंस में पूछा हुआ सवाल है। थाई पूसम भाई, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट दरोगा के मेंस में सवाल आया था। थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। वो भी पूरे तमिलनाडु में नहीं, केवल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। पलनी के पहाड़ी के जो लोग हैं वही मनाते हैं थाई पूसम त्योहार। पलनी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बम्बाडी 16 है। अब पलनी के पहाड़ी में जो जंगल मिलता है उस जंगल को 16 कहा जाता है। लिख लो, पलनी के पहाड़ी के जंगलों को 16 कहते हैं। आगे आइए, वर्धा और गोदावरी नदी के बीच घने जंगल का क्षेत्र है जिसे नल्ला मल्ला का जंगल कहा जाता है। कहाँ स्थित है भैया? वर्धा और गोदावरी नदी, मैं बता दूं, अगर भारत का नक्शा आप देखेंगे तो यहाँ पर भैया है पूर्वी घाट। यह पूर्वी घाट पहाड़, यहीं पर बहती है वर्धा नदी, इधर से बहती है गोदावरी नदी। अब वर्धा और गोदावरी के बीच घने जंगल मिलते हैं। वर्धा और गोदावरी के बीच घने जंगल मिलते हैं। ये वर्धा नदी है, आई गोदावरी नदी है। वर्धा और गोदावरी के बीच घने जंगल मिलते हैं। इसी को नल्ला मल्ला का जंगल कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मल्ला का जंगल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो सेशन को बार लाइक कर दो गुरु। आगे ज्यादा नहीं है, 40 सवाल है। भारत में शीत मरुस्थल के नाम से, या ठंड, शीत मतलब ठंडा, भारत में ठंडा मरुस्थल के नाम से या शीत मरुस्थल के नाम से किसको जाना जाता है? तो लद्दाख को। लद्दाख, उसमें भी लेह को कहा जाता है। लेह को बोला जाता है शीत मरुस्थल। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, नोट कर लीजिए। अब भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय के मासिन राम और चेरापूंजी है। मेघालय के मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है, लेह में। इसीलिए लेह को ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल कहते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? मैंने बताया है कल ही आप लोगों को। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली, कथकली मोडियट्टू, मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। बताया यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। रऊफ जम्मू कश्मीर का नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का नृत्य है। नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और कथक भी उत्तर प्रदेश का है। कथक और नौटंकी उत्तर प्रदेश का। बिहार का विदेशिया, और बता दें आपको, और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कर्नाटक का यक्षगान, और केरल में 3 गो नाम बताया हूं, कथकली, कथकली और मोडियट्टू और मोहिनीअट्टम। आ गया। चलो भैया बताओ जल्दी से, कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर है गुरु, यहीं पर है, जल्दी बता दो। तमाशा कहाँ का नृत्य है? जल्दी से सभी लोग बताओ, तमाशा कहाँ का? रुकना नहीं, आवाज जाता है बच्चों के बीच। तमाशा कहाँ का नृत्य है? चलिए, कभी कभी ओबीएस धोखा दे देता है, कंटिन्यू कर। चलिए बताइए, बफरिंग नहीं हो रहा है, बताओ तमाशा कहाँ का नृत्य? अभी बताया हूं, महाराष्ट्र का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का, तमाशा महाराष्ट्र का। अरे खेल तमाशा फिल्म कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, याद रहेगा। आगे आओ, इस सेशन का आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा राज्य सबसे बाद में बना? बताओ इनमें से कौन सा? इसका उत्तर दे के जाओ, इसका आंसर भी दे के जाओ, और जाते जाते सेशन कैसा लगा कमेंट करके जाओ, और सेशन को लाइक करके जाओ। लाइक करने में कितना टाइम लगता है? सेशन को लाइक कर दो गुरु, और कमेंट करके बताओ आज का सेशन कैसा लगा, और इसका आंसर भी बताओ। चलो भैया, आज मैं बताया नहीं आपको, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, मैं थका हुआ सा फील कर रहा था, फिर भी लगातार मैं आपके लिए बोल रहा था। और याद रखिए, सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा। रात को 9 बजे,
रात को 9 बजे मेरा सेशन होगा, सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा। अब बहुत जल्द कल या परसों में लगातार 7 घंटे का दरोगा मैराथन होगा, उससे आप जुड़िएगा जरूर। परीक्षा देना हो दरोगा का चाहे नहीं देना हो तब भी जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा मिलने जा रहा है। और हर दिन रात को 9 बजे आपका सेशन कभी नहीं छूटेगा, हमेशा आएगा। बस सेशन को शेयर भी कर दो यार, तुम लोग शेयर भी नहीं करते हो। अच्छा लगता है, सच में फायदा होता है तो सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दीजिए। चाहे वो कोचिंग का ग्रुप हो, किसी कोचिंग का हो, या गांव का हो, समाज का हो, यार का हो, मित्र का हो, सब में शेयर कर दीजिए ताकि गुरु जी का सेशन अधिकतम लोगों तक पहुंचे। और हम मेहनत करेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। हारना मना है गुरु। भैया इसका उत्तर क्या होगा? सबसे बाद में कौन बना? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा सबसे बाद में कौन बना? गोवा। सिक्किम बना 1975 में, हम तीनों बना 1987 में। इनमें से भी सबसे बाद में बना गोवा नोट कर लीजिए। और कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं कल 9 बजे आप सभी के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा चिलचिलाते रहो और हमेशा मेहनत कर। रात को 9 सोना मना है गुरु, रात को 2 बजे से पहले कोई नहीं सोएगा, सब पढ़ के सोना। अभी जाते ही मोबाइल को ऑफ कर लो, स्विच ऑफ करके बैठ जाओ पढ़ने। और किताब लूसेंट या जो भी आपके कमरे में हो धर के कम से कम 2-3 चैप्टर खींच दीजिए रात को 2 बजे तक। खूब पढ़ाई कीजिए। एक लाइन बोल के समाप्त करता हूं, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बक्से हैं तो तौफी के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको सिलेक्शन भी देना। तो मिलते हैं कल, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।